This video is possibly the most important video you will see today. जब से मैंने UFC देखना शुरू किया है मैं बस ये सोचता था कि यार ये UFC फाइटर्स इंसान है कि नहीं। इतनी अच्छी बॉडी की शेप, इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, ये वो मुक्के खा रहे हैं जो हम जैसे लोगों को सिर्फ एक मुक्का हॉस्पिटल भेज दें। हेड किक खाकर बंदा खड़ा है, ये इंसान है कि नहीं? ऐसे इंसान तो मैंने ज़िंदगी में देखे ही नहीं। अरे भैया ये खाते क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये मेरे मन में। आज की वीडियो में मैं वो सच बताने जा रहा हूं जो इंडियन क्रिएटर्स के पास बॉल्स नहीं है बताने के, कुछ जैसे वो ऑफेंसिव ना लगे, मगर मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा ऑनेस्ट ट्रूथ कि ये लोग क्या खाते हैं और ऐसा कोई कैसे बन सकता है। क्या यूएफसी में जाने के लिए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में जाने के लिए सिर्फ जेनेटिक्स चाहिए होता है? और अगर जेनेटिक्स चाहिए होता है तो ये जेनेटिक्स का राज क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है जो किसी को एक अच्छा एथलीट बनाता है या फिर किसी को एक हेल्दी इंसान बनाता है, उससे मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। और ये हर एक बंदे के लिए जो जिम जाता है, जो ट्रेन करता है, जो बॉक्सिंग करता है, जो स्विमिंग करता है, या फिर जो कोई भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है, आर्म रेसलिंग, एनीथिंग, या फिर अपनी फैमिली की ही हेल्थ चाहता है, वेलबींग चाहता है, अपनी खुद की वेलबींग चाहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं बस न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। मेरा किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना किसी को कोई डाइटरी रिकमेंडेशन देना, सजेशन देना या उनकी चॉइस को क्वेश्चन करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि सारे लोगों को न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन मिले और ये पता लगे कि यूएफसी फाइटर्स एक्चुअली खाते क्या है। गेट कीप नहीं हो नॉलेज। अगर आपको ऑफेंसिव लगता है बाहर के खानों से, बाहर के मीट से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाइए। अब एक जाहिर सी बात है कि यूएफसी वाले फाइटर्स अच्छी डाइट खाते होंगे, लेकिन मेरे भाई ये अच्छी डाइट का मतलब क्या होता है? काफी लोग कहेंगे भैया कैलोरीज मेंटेन होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि आप बल्क कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का बैलेंस होना चाहिए। यही एक अच्छी डाइट है जिसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हिट हो। ये एक ऐसा आंसर है जो ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता, बस साइंस चेप देते हैं लोग। अब मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताता हूं कि यूएफसी फाइटर्स क्या खाते हैं। दो तरीके के यूएफसी फाइटर्स हैं दोस्त। एक अपनी नेचुरल डाइट पे जिंदा रहते हैं जैसे शौकत रखमनोव, हबीब इस्लाम मकाचिव, और दूसरों के पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जैसे कमारू उस्मान, इजराइल अडेसान्या, जो थोड़े मॉडर्न और यूएस में रहने वाले फाइटर्स हैं। जो ट्रेडिशनल है, जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ से है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनकी नेचुरल डाइट होती है, लेकिन प्रिंसिपल सेम फॉलो होते हैं। इनकी कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं, उसके ही अराउंड खाते हैं, और अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर तब खाते हैं जब वेट बढ़ाना और कट करना हो तो मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना खाते हैं। अब ये हो गई फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाली बातें। अब चलो देखते हैं कि भैया यूएफसी फाइटर्स की प्लेट कैसी लगती है। भैया खाने की प्लेट में है क्या 2 प्लेट कचौरी या 2 प्लेट समोसे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई दाल चावल दिखेंगे आपको वो सब दिखेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज एलिस्टर ओवरीम एंड शौकत रखमनोव। तुम्हें थोड़ी तो हिंट मिल गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुमने देखा होगा रेड डेड रिडेम्पशन गेम है, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा, उसमें घोड़े चलाते हैं हम घोड़े चलाते हैं और ये बंदे घोड़े खाते हैं। दे ईट हॉर्स मीट। लेट्स टॉक अबाउट एलिस्टर ओवरीम फर्स्ट। इन्होंने प्राइड एफसी में फाइट करी है, यूएफसी में फाइट करी है, हैवीवेट डिवीजन पे लड़ाई करी है प्राइमरीली, और ये एक ऐसे बंदे हैं जो ब्रॉक लेसनर के साथ खड़े रहे ना तो ब्रॉक लेसनर को मॉग कर दें। ऐसे लगते हैं कि भैया ये हमारे प्लेनेट से हैं भी कि नहीं। एक बार इनकी फिजिक पे नजर डालो। ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स लिए थे, यूसाडा से पहले थे, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि मैं हॉर्स मीट खाता हूं भाई, आई ईट हॉर्स मीट, और इनकी वीडियोस भी हैं हॉर्स मीट पकाते हुए। ही जस्ट एट रॉ हॉर्स मीट, और हॉर्स मीट में क्रिएटिन बहुत हाई अमाउंट में होता है। हॉर्स मीट इज जस्ट मसल, हॉर्स में फैट कम होता है, और हॉर्स मीट में ट्रेडिशनल रेड मीट से फैट कम होने की वजह से ये एक लीन लोगों के लिए चॉइस है, बॉडी बिल्डर्स के लिए भी चॉइस है। और अब आती है शौकत की बात। शौकत के कल्चर में बहुत ही सालों से हॉर्स मीट खाया जा रहा है। ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। वो कजाकिस्तान से है और उनके सारे नेबरिंग कंट्रीज और रीजन्स में तुम्हें हॉर्स मीट खाने मिल जाएगा। हॉर्स मीट का एक ट्रेडिशनल स्ट्यू बनता है, हॉर्स मीट के साथ एक ब्रेड खाई जाती है। ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग है। एलिस्टर ओवरीम ने भले ही बाद में खाना शुरू किया होगा, मीनवाइल शौकत 10, 12, 8 भैया जब से पैदा
पैदा हुए थे तब से हॉर्स मीट खा रहे हैं, और उनकी भाई जो स्ट्रेंथ है, ये दोनों मॉन्स्टर्स है मेरे भाई, ये दोनों को देख के किसी की भी जी 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 फट जाए। एलिस्टर ओवरीम वाज द गाय जिन्होंने ब्रॉक लेसनर, जिनकी डाइट में आगे मेंशन कर रहा हूं, ब्रॉक लेसनर को बिग डिक किया। सोचो भाई, ब्रॉक लेसनर को दिखाना कि भैया तेरे से भी बड़ा मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है, कोई कर सकता है क्या। और शावकात भैया वॉल्टर वेट डिवीजन का एक ऐसा टेरर जिसका नाम लेने से पहले होठ कपकपा जाते हैं। इस्लाम मकाचिव को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई भी वॉल्टर वेट इन्हें हरा पाएगा, और ये एक बहुत ही एलीट शायद यूएफसी के सेकंड बेस्ट वॉल्टर वेट हैं। तो अब तुम बताओ, क्या हॉर्स मीट खाने से कुछ एडवांटेज मिल रही है इन दोनों को। टीम दागिस्तान के फाइटर्स, नाम तो सुना होगा, उमर नूरमगोमेदोव, इस्लाम मकाचेव, अरे हबीब भैया, इनका तो नाम सुना ही होगा। अब ये इतने ज्यादा डोमिनेंट है, इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि भैया गिनती पर लॉसेस हैं और मेजोरिटी इनके रिकॉर्ड में विन्स हैं। हबीब तो भैया अनडिफीटेड थे। अब ये क्या खाते हैं, ये ट्रेडिशनल दागिस्तान की डाइट खाते हैं। अब दागिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ज्यादा चीजें उगती नहीं है, बहुत ज्यादा एलिवेशन है, वहां पे मुश्किल से मुश्किल ग्रेन्स उगते हैं और कुछ टाइप के फ्रूट्स उगते हैं। तुम देखोगे जो भी ज्यादा लोग ठंडी जगहों पे रहते हैं ना, हम इक्वेटर पे रहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स उगाना आसान है। जो लोग यूरोप में रहते हैं, यूएस के ऊपर वाले रीजन्स में, कनाडा में रहते हैं, वहां पे ना इक्वेटर से दूर है, वो पोल्स के पास है, वहां पे पौधे लगाना, प्लांट्स उगाना आसान नहीं है, सनलाइट ही नहीं पड़ती, इसीलिए ये लोग ज्यादा गोरे होते हैं और मीट कंजम्पशन ज्यादा होती है। ग्रीस एक ऐसा रीजन है जो हमेशा से बीच में है, वहां पे सनलाइट भी मिलती है, टमाटर और सब उगता है, तो उनकी डाइट बहुत वेरिड मीट वाली थी। और उन्होंने कहा, ग्रीस में ही पहले ओलंपिक्स रखे गए थे, तब उन्होंने कहा कि जो लोग ऊपर से आ रहे हैं, जो हमारे पास यूरोप से आ रहे हैं, जो नेदरलैंड से आ रहे हैं, स्कैंडिनेविया से आ रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इनकी डाइट में मेजोरिटी मीट है, क्योंकि वहां पे कुछ उगता ही नहीं है, और ये हमारे ओलंपिक गेम्स को डोमिनेट कर रहे हैं। और ये एंशिएंट ग्रीक्स की कही हुई बातें हैं। तो अब बता दें कि भैया दागिस्तानी लोग क्या खाते हैं। दागिस्तानी लोग रेड मीट खाते हैं, काफी लोग शेपर्ड्स होते हैं, अपने शीप और अपना हर्ड पालते हैं, दूध, रेड मीट, बटर, इन सारी चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, डेयरी का कंजम्पशन ज्यादा है। इसके साथ साथ वो लोग जो खजूर होता है उसको कट करके उसमें बटर डाल के एक अच्छा सा डेजर्ट बना के खाते हैं। बहुत ही ज्यादा नेचुरल ट्रेडिशनल डाइट होती है। स्वीट्स भी मिलेंगे तुमको नेचुरल और हेल्दी वाले, प्रोटीन सोर्सेज मिलेंगे, तुम अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को नेचुरली पूरा कर सकते हो विदाउट एनी न्यूट्रिशनिस्ट। और ये लोग बचपन से ही एक अच्छी डाइट खाते हैं, इसी वजह से इनका बोन स्ट्रक्चर, इनकी हेल्थ, इनकी पूरी जेनेटिक लिनीएज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन की है। अरे भैया ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे, ये देखो, ये एक वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत प्रोमिनेंट इंसिडेंट है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का इंसिडेंट है यूरोप में। बर्लिन के ऊपर, राइक्सटाग के ऊपर, हिटलर के रेन के ऊपर एक सोवियत फ्लैग लगाया गया, और ये फ्लैग एक दागिस्तानी सोल्जर लगा रहा है। ये है भैया कल्चर की ताकत, ये है भैया डाइट की ताकत। और भी नेचुरल डाइट्स के तुम एग्जांपल ले सकते हो भैया, काउंटलेस एथलीट्स मिल जाएंगे, ब्रॉक लेसनर, एलेक्स पेरेरा, फ्रांसिस नगानू, जो भी लोग स्कैरी हैं, फ्रीकी हैं, वो अपनी डाइट की वजह से हैं। कैमरूनियन डाइट देख लो, वो लोग अफ्रीका की बफेलोस को हंट करके खाते हैं, वो लोग वहां का नेचुरल हनी, नेचुरल फिशेस को खाते हैं, इस वजह से उनकी बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉक लेसनर एक कैनेडियन अमेरिकन फार्म पे पैदा हुआ भाई, इतनी ठंड में, और वो फार्म पे वो अपने ही फार्म का मीट बचपन से खा रहे हैं भैया। 1 साल की उम्र से उनको स्टेक खिलाया जा रहा, मीट खिलाया जा रहा, इस वजह से वो एक एक्चुअल मॉन्स्टर है। और एलेक्स पेरेरा भी एक काफी ज्यादा ट्रेडिशनल डाइट फॉलो करते हैं, उनके घर पे नेचुरली स्मोक्ड पोर्क, बीफ, ये सारी चीजें बनती थी, जिस वजह से बचपन से ही उन्हें अच्छी डाइट मिली, उनकी हाइट अच्छी थी, उनके शोल्डर अच्छे थे, और उनके पास नेचुरल मॉन्स्टरस पावर थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइटर्स जिनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं, गोल के हिसाब से जीते हैं। काफी सारे मॉडर्न यूएफसी फाइटर्स अपनी ट्रेडिशनल रूट्स वाली डाइट से बाहर निकलते हैं। उनके न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं कि भैया इतने ग्राम कार्ब्स होने चाहिए, इतने ग्राम फैट्स होने चाहिए, और इतना सारा प्रोटीन होना चाहिए, जैसे आप अपनी हार्मोनल हेल्थ और एनर्जी लेवल्स को हिट कर सको। कार्ब्स की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है, कार्ब्स का वर्कआउट में रोल समझाया जाता है, और यूएफसी फाइटर्स वही डाइट खाते हैं। प्राइमरीली कमारू उस्मान, पोलो कोस्टा, इजराइल एडेसान्या, कार्लोस प्राटेस, इन सबके न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो यूएफसी में बहुत ही ज्यादा हाई चार्जेस
चार्जिंग होते हैं, ये स्पोर्ट्स साइंस के अंदर आते हैं, जो एक क्यूरेटेड डाइट प्लान देते हैं बेस्ड ऑन योर डाइजेशन, योर नीड्स। वो लिखेंगे कि भैया तुझे अंडे ज्यादा खाना है तो अंडे खिला दिए क्योंकि वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, चिकन डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो रेड मीट खिला दिया। ये सारी चीजें वो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रिजल्ट के हिसाब से तुम्हें देते जाएंगे। और काफी सारे यूएफसी एथलीट्स ओवर टाइम अपनी नेचुरल डाइट को थोड़ा कम करके एक न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट पे चले जाते हैं बिकॉज पैसे आ गए हैं। मगर आई बिलीव जो नेचुरल डाइट है उसका कोई तोड़ नहीं है, और ये हमको दिखता भी है। शावकात जैसे लोग और फ्रांसिस और एलेक्स जैसे लोगों को हराना इतना मुश्किल है भाई। दीज आर जस्ट मॉन्स्टर्स एंड दे आर बोर्न मॉन्स्टर्स भाई। ब्रॉक लेस्टर की ये जो टीनेज इमेज है ना, ये हमारे इंडिया के फेक नाटी बॉडी बिल्डर्स को तो मॉक कर रही है भाई। ये न्यूट्रिशन से आता है, ये कोई स्टीरॉइड लेके नहीं बनती बॉडी। न्यूट्रिशन और हार्डवर्क, हम इंडियंस बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। बिलीव वी कैन वर्क वे हार्डर देन ऑल दीज कंट्रीज इन एनी स्पोर्ट। भैया हम रगड़ देते हैं अपनी नाक, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन मार खा जाता है। अब मैं एक्चुअल बात करने वाला हूं कि कैसे लोग यूएफसी में पहुंच रहे हैं, जेनेटिक्स क्या होती है, और कैसे कोई आदमी इतनी अच्छी फिजिक बना सकता है, इतनी अच्छी हेल्थ ले सकता है और इतना ज्यादा डैमेज ले सकता है। मैंने जो वीडियो की शुरुआत में सवाल पूछा था कि भैया ये लोग खाते क्या हैं, इतने टफ हैं, इतने स्ट्रांग हैं, ये मुझे जब जवाब मिला तभी मैंने समझा कि भैया ये लोग ऐसा खाते हैं तभी तो यहाँ लड़ पा रहे हैं, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट। अभी आगे की चीजें थोड़ी चुभ सकती हैं लेकिन पूरी तरह से साइंटिफिक हैं, और फैक्ट्स चुभने वाले आदमी को डिल्यूजनल आदमी कहते हैं। तो मेरी भी डाइट ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिस पर मैं किसी और टाइम पे बात करूंगा। लेकिन मैंने कुछ माइनर चेंजेस करके इस चीज को फिक्स किया था। अगर तुम एक ट्रेडिशनल इंडियन डाइट खाते हो, चांसेस हैं 90% लाइक्लीहुड है कि तुमने अब तक एक भी दिन नहीं लिया डाइट की अकाउंटेबिलिटी का, कंट्रोल का, प्रोटीन ट्रैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो तुम्हारे ब्लड में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज होंगी एंड इट इज नॉट एन आइडियल वे टू लिव। ये सच बात है। अगर तुम अपना ब्लड टेस्ट कराओगे तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज मिल ही जाएंगी। मेरे पास भी थी, मेरी टेस्टोस्टेरोन कम थी, हेल्थ बहुत ज्यादा बुरी थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, हजार चीजें थी। और जब मैंने चेंजेस किए तो वो बेटर हो गई। हमने जब इन यूएफसी फाइटर्स की डाइट को एनालाइज किया तो ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर ईटिंग होल फूड्स। होल फूड्स यानी वो फूड्स जो अकेले ही तुमको सरवाइव करा सकते हैं। अफ्रीका की एक ट्राइब है जो सिर्फ दूध पीती है, 2, 3, 4 साल तक सिर्फ दूध पे जिंदा रहती है, रॉ मिल्क पे, यानी वो एक होल फूड है। एक आदमी था जिसने दिन में 15, 20, 30 अंडे खाए, थोड़ी सी ब्रेड खाता था, मेजॉरिटी उसकी डाइट में अंडे ही थे, और वो स्टिल जिंदा था और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। इवन व्हेन ही वाज ओल्ड ही वाज वेरी गुड। और चिकन, मीट, हर एक तरीके का एनिमल प्रोडक्ट होल फूड्स में आता है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम अंडे तो खा ही सकते हो, इट इज ए होल फूड। वो लाइफ को बर्थ करता है, उसमें हर एक न्यूट्रिशन होता है एक्सेप्ट विटामिन सी। और होल फूड खाना एक नेसेसिटी है इफ यू वांट टू लिव इन हेल्दी लाइफ। ये गारंटी है कि अगर तुम्हारी डाइट में होल फूड्स कम है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, तुम्हारी जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी, तुम्हारी बोन्स रिसिस्ट होंगी, तुम्हारी जॉ पीछे को होगी, या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और ये चीज मैं नहीं कहता हूं, साइंस कहती है, और ये चीज लिटरली साबित हो जाती है बाय ए साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड इन अमेरिका इन द 1930s, जो पॉटिंजर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानी जाती है। अमेरिका में 1930s में एक साइंटिस्ट ने 2 बिल्लियों के जोड़े पकड़े जो डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों ट्रेड्स दिखाते थे, यानी घर के अंदर रहने लायक थे मगर वो बाहर जाकर कबूतर पक्षी हंट कर लेते थे। 2 बिल्लियों के जोड़े पकड़े ऐसे, एक था पेयर ए और दूसरा था पेयर बी। इन दोनों को बचपन से रेस किया गया, पूरी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी ली गई, हर एक एनवायरनमेंट की चीज सेम रखी, लेकिन एक चीज चेंज कर दी, इनकी डाइट। जो ग्रुप ए था उसको बहुत ही बढ़िया डाइट दी, उसको मिला फिश, उसको मिला मीट, उसको मिला ऑर्गन्स, उसको मिला रैबिट्स, और वो अच्छा खाना खा रहे हैं, पूरी फीमेल और मेल। और ग्रुप बी को मिला पानी में मिली हुई ब्रेड, थोड़ा सा दूध पानी में मिला हुआ, मीट का नामो निशान नहीं, महीने में एक बार कभी छोटा सा मीट का टुकड़ा। और ये दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा अलग अलग थी। जो ग्रुप ए था वो आजाई था, लाइवली था, ग्रुप बी थका थका सा रहता था, एक जगह पे बैठा रहता था। फर्स्ट जनरेशन में लेकिन जो फिजिकल चेंजेस है वो नजर नहीं आए। सेकेंड जनरेशन में जो ग्रुप बी था उनकी हाइट छोटी थी, उनका बोन स्ट्रक्चर कमजोर था, वो हंटिंग के लायक नहीं थे। मीनवाइल ग्रुप ए के जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट पैदा हो रहे थे। Emerged as Pottinger extended his study down to the second and third generations. Nutritional studies often look at skeletal development as a rather vital index of dietary sufficiency.
This is a raw meat animal with the full, round face. A later examination of the skull showed a firmly developed zygomatic arch. The frontal sinuses were complete, and calcium content of the bones throughout the body ranged from 12 to 17% by weight. The skulls of adult cats with a long ancestry of raw food diets are surprisingly constant. The head has begun to flatten and is actually smaller than the comparable raw meat cat. The skull shows the major reasons for this change. The zygomatic arch is not completed. The nasal development is somewhat irregular, and the calcium content has fallen to 10%. ऐसा लग रहा था कि ये जंगल में सरवाइव करने के लिए उनकी आंखों का स्ट्रक्चर, उनका हर एक चीज प्रॉपर था। और यही प्रोसेस को सेकेंड जनरेशन में भी कंटिन्यू किया गया, यानी पेयर ए को अच्छी डाइट मिल रही है और पेयर बी को बुरी डाइट मिल रही है। और थर्ड जनरेशन में ये स्टडी को कंक्लूड कर दिया गया बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो रही थी, ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमेन हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो थर्ड जनरेशन थी उसमें एक ही तो पीढ़ियां बहुत ही स्ट्रांग थी भाई, ये तो नेचर में रहने के लिए बनी है, एक सेकंड में चूहे को हंट कर रही है, बहुत ही ज्यादा एजाइल। लेकिन जो ग्रुप बी था उनकी बिल्लियों के बच्चे लिटरली अंधे पैदा होने लगे, रिटार्डेड पैदा होने लगे, उनके दांत आपस में मिले हुए थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर, अगर बाहर निकले तो एक सेकंड में मारे जाएंगे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों सेम स्पीसीज की कैट्स हैं, और ये सिर्फ न्यूट्रिशन से हुआ। और यही इंडिया में देखा जा रहा है। एक एवरेज इंडियन मैन को तुम एक एवरेज यूरोपियन से कंपेयर करोगे, अफ्रीकन से कंपेयर करोगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तुम्हें रिजल्ट दिखेंगी जेनेटिक्स की, वहां के लोगों की डाइट अच्छी है इस वजह से। और हम बहुत ही ज्यादा प्लांट फूड्स खाते हैं, और प्लांट्स में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तुम दाल चावल खा के स्टेक और एग्स की प्लेट का कभी न्यूट्रिशन नहीं निकाल सकते, कुछ दाल चावल में वो न्यूट्रिशन था ही नहीं। बाहर की सारी डाइट्स में एक मीट का टुकड़ा होता है और एक ब्रेड होती है या फिर चावल होते हैं, यही उनकी डाइट है। मीनवाइल हम दाल के साथ चावल खाते हैं, हाँ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हो जाता है, मगर कितने दाल चावल खाने पड़ेंगे और तुम कितने ज्यादा दाल चावल खाओगे, कितना हगोगे, कितने ज्यादा कार्ब्स हैं, कुछ मतलब ही नहीं है इन चीजों को खाने का। इससे बेटर थोड़ा राइस में अगर चिकन ऐड कर लिया तो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स मीट होने का हम एक अच्छा स्टेप ले पाएंगे। और यही चीज इंडियंस को ऑफेंसिव लगती है। अगर कोई उन्हें कहता है कि तुम्हारी डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो कहेंगे भाई 1000 साल पहले हम क्या खाते थे, भाई क्या पता क्या खाते थे। लेकिन एक चीज तो है कि इंसानों की जो एंसेस्टरी है वो मीट खाने से ही शुरू हुई थी, और इसी वजह से हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है फ्रॉम द एंशिएंट सब ह्यूमन स्पीसीज टू द होमो सेपियंस दैट वी आर राइट नाउ। और ये कोई कार्निवोर थ्योरी नहीं कहती है, बहुत सारी स्टडीज तुम्हें मिलेगी ये चीज पर। पहले के ह्यूमंस ठंडे एनवायरनमेंट में रहते थे, पोल्स के अराउंड ओरिजिनेट जो हुए थे वो मीट खाते थे, नियांथरताल्स बहुत मीट खाते थे, और होमो सेपियंस बनते बनते भी हमने बहुत ज्यादा हंटिंग खाया है, बहुत ही ज्यादा हंटिंग करी है और मीट खाया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने मैमथ्स को इतना हंट किया कि उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, समझ रहे हो, मैमथ्स को, मैमथ एक जायंट को। लेकिन अभी हम रिलीजियस और कल्चरल रीजंस की वजह से ये नहीं खा पाते हैं। मगर योर बॉडी डज नॉट नो, तुम्हारी बॉडी को पता नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से तुमने अंडे या चिकन नहीं खाया, अपने प्रोटीन को हिट नहीं किया। तुम्हारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जो प्रोटीन हिट कर रहा है वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तुमसे ज्यादा शार्पर होगा, तुमसे ज्यादा क्लीनर परफॉर्म करेगा, और ये एक नेचर का फैक्ट है। योर बॉडी डज नॉट केयर कि तुम्हारा कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, इट योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन। और तुम्हारा कल्चर कुछ भी हो, तुम्हारी इन्वायरमेंट कोई भी हो, दाल चावल से तुम्हें चिकन एंड राइस का कभी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द थिंग जो लोगों को ऑफेंड कर सकती है। मगर हाँ, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो अंडे खाना शुरू करो। आई डू नॉट नो ए ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डाइट जहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स मीट हो। और अगर तुम एक प्योर वेजिटेरियन हो जो अंडे नहीं खाना चाहता तो भी तुम्हारी न्यूट्रिशनल नीड्स मीट होंगी, लेकिन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मेरे पास ना ज़्यादा पैसे हैं ना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं ऑनलाइन ही चिकन के पैकेट्स मंगा लेता हूँ, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, और ये खाता हूँ जैसे मैं मेरी न्यूट्रिशनल नीड्स को हिट कर सकूँ। अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल करूँगा। ये लड़की देखो, ये तुम्हें एक बार प्रपोज करने आती है, तुम बैठे हो अपने मूंछों को ताव देते हुए, जो भी करते हो, अपनी शू लेस बांधते हो, कि अचानक से तुम्हारे सामने आती है, तुम्हें प्रपोज करती है। क्या तुम इसका प्रपोजल लोगे ये जानते हुए कि ये बचपन से हर एक तरीके का मीट खाती आई है, हर एक फॉरबिडन मीट खाती आई है? रिजेक्ट करोगे? अगर तुम एक मैन ऑफ मॉरल्स हो तो रिजेक्ट करना।
लेकिन मुझे पता है कि तुम ये चीज नहीं करने वाले। अगर ऐसा ही है तो इंडिया इतना ज्यादा जो मीट एक्सपोर्ट करता है, कौन सा मीट होता है वो सबको पता है, उसको रोको ना। अगर इतना ही ज्यादा वेजिटेरियनिज्म प्रीच करना है तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स क्यों हैं? और ये चीज़ें कंस्पिरेसी थियरी में चली जाती है, मुझे ये सब बात नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी इंडियन भाई बहन हैं वो एटलीस्ट अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करें, क्योंकि मेरे को पता है एक बुरी डाइट का रिजल्ट क्या होता है, एक लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है। मेरे पास लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरी हेल्थ थी, मेरी नाक टेढ़ी थी, फेस पूरी तरह से डिफॉर्म्ड था, और अच्छे न्यूट्रिशन को फॉलो करने से मैंने मेरे ही लाइफ टाइम में रिजल्ट देखिए। India's main food is rice and lentils. India has the highest amount of vegetarianism of any country, with some estimates placing 40% of Indians as vegetarians, with up to 80% limiting meat consumption. This is mainly due to religious beliefs. Now think about some of the stereotypes. If you understand nutrition, you will realize that these stereotypes are the exact symptoms of a plant-based diet. And this is likely why India has extremely high rates of underdevelopment. लास्ट में मैं बस एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। माई ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे काफ़ी सारे इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था 1 और 2 के टाइम पे एज फुट सोल्जर्स, यानी वो जनरल्स नहीं थे, वो कोई ऑर्डर्स नहीं देते थे, बस ऑर्डर्स फॉलो करते थे। एंड ही वॉज इन दैट आर्मी, ही वॉज इन द नॉर्मंडी इन्वेजन, या फिर जो पूरी तरह से जो बैटल चल रही थी यूरोप में, उनमें वो लड़ने गए थे। और उन्होंने ये नोटिस किया कि बाहर के जितने भी सोल्जर्स हैं, द जर्मन्स, द ब्रिटिश, सारे लोग मीट खा रहे हैं, सारे लोगों की डाइट में मीट है, और वो लोग हमसे बिगर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं। और ये उन्होंने जाते जाते भी अपनी डायरी में लिखा था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो अपनी डाइट में जितना रख सकते थे मीट खाते ही थे। हिज वर्ल्ड व्यू चेंज्ड। तो जब हम बाहर जाते हैं तभी ही हमारा वर्ल्ड व्यू बदलता है, जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और अगर हम एक रिसेस्ड वर्ल्ड व्यू के साथ रहेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारी हर एक चीज़ रिसेस्ड रहेगी, और हम बाहर वालों को देख के कहते रहेंगे कि यही सुप्रीम है, यही गोरे हैं, यही अच्छे दिखते हैं। मीनवाइल हमारा जो पोटेंशियल था वो कभी रीच नहीं होगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा कंस्पिरेसी और ऑफ ट्रेल चली गई थी वीडियो, लेकिन हाँ, ये एक फैक्ट है, और ये अगर तुम्हें समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो इस चीज़ को फॉलो करो। और तुम्हें तो पता है भाई, मेरे अंदर का माइकल चैंडलर हमेशा जिंदा रहेगा। गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप।